Hello everyone. Am I Hello, sir. audible? हेलो सर। हाँ Yes, sir. आज अपन डिस्कस करेंगे पेपर 2 की कॉपीज जो मेरी चेक होके आई हैं जो आरटीआई से। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि भाई क्या क्या सीखा जा सकता है, क्या लर्निंग है और आरपीएससी किस हिसाब से मार्किंग करती है और क्या साइकिक रहती है आरपीएससी की। तो अपन स्टार्ट करते हैं और उसके लर्निंग्स अपन लिख लेंगे एक जगह की, थोड़ा आइडेंटिफाई हो, क्योंकि जस्ट कॉपी देख के उसको फिर अपन एक दिन देख के भूल जाते हैं। उसकी लर्निंग्स को नोट डाउन कर ले तो ज्यादा बेटर है। तो आप औरों की भी कॉपीज अगर आप देखें तो उसको प्रॉपरली तरीके से आप लिख सकते हैं कि क्या क्या डिमांड है। 5-10 पॉइंटर अपन को पता चल जाएंगे, तो उसी हिसाब से अपन प्रिपरेशन करें तो वो ज्यादा अपने लिए फ्रूटफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ अपन को कुछ लर्निंग अगर मिल सके तो। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन अप्रोच करके चलेंगे, क्योंकि चूंकि एथिक्स और साइंस और अपन ज्योग्राफी ये वाला अपना GS2 चल रहा है अभी करंट उसमें, तो अपन इसके बारे में पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है। और मैं सारी कॉपीज आपके साथ डिस्कस कर लूंगा ऐसे हर सेशन में लेके, तो थोड़ा अपन को क्लैरिटी मिल जाएगी किस हिसाब से आरपीएससी थोड़ा सा मार्किंग करती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। ओके ओके ओके, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ये एथिक्स की है, तो एथिक्स में देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10 मार्कर से आपके, थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं 10 मार्कर से और वो किस हिसाब से मार्किंग करता है। एक्चुअली ये जो एथिक्स का जो सेक्शन था उन्हें सबसे लास्ट में अटेंड किया था, तो थोड़ा मैंने जल्दबाजी में आंसर राइटिंग करी थी। एक तो कि लास्ट का आधे जो 1 घंटा जो लास्ट का बचा था, तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी मैंने आंसर लिखे थे, इसलिए मेरी थोड़ी सी राइटिंग आपको थोड़ी सी ऐसी दिखेगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये था, नेसेसरीली रिलेटेड मीन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड। सबको दिख रहा है 11th क्वेश्चन? मैं 11th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नहीं सबको दिख दिख रहा है? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं करें। ओके, वन वन सेकेंड शेयर द स्क्रीन। आप सबको कॉपी? यस सर। ओके 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 ओके, तो अपन स्टार्ट करेंगे 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन से। सो विल डिस्कस द क्वेश्चन आल्सो, ताकि अपनी प्रिपरेशन भी हो जाए। उसके बाद देखेंगे मैंने क्या लिखा है और अपन और क्या बेहतर लिख सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या आरपीएससी के माइंडसेट है। तो 3 स्ट्रक्चर पे अपन चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नेसेसरीली रिलेटेड मीन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड्स, देयरफॉर बोथ मस्ट बी ऑस्पिशियस फॉर रियल एंड लास्टिंग सक्सेस। एक्सप्लेन द अबव कमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधीयन एथिक्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। अनिवार्यता संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी नीति शास्त्र के संदर्भ में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट करें। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? बेसिकली मीन्स एंड एंड्स दोनों अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना? एक तो ये कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, मीन्स और एंड।
और दूसरी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है गांधी एथिक्स से, इसको जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो इस बारे में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें और कौन कौन से थिंकर्स को कोट कर सकते हैं? कांट। कांट को कर सकते हैं, बिल्कुल कांट को करा जा सकता है। और मीन्स और एंड्स में, तो कांट को एज ए थिंकर्स की अगर हम बात करें तो थिंकर्स में कांट को ऐड किया जा सकता है। इसमें हम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहता है कि वो जो मीन्स और एंड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जो सेकंड नंबर का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है वो यही क्या कह रहा है कि मैन को एज ए मीन्स यूज नहीं किया जाना चाहिए, मैन को एज एन एंड यूज किया जाना चाहिए। तो उसी एनालॉजी को साध्य, और जो अपने ये बात हो रही है साध्य और साधनों, ये दोनों का बराबर उसको अहमियत दी जानी चाहिए। ठीक है, तो गांधीयन एथिक्स में इसको कैसे देखा जा सकता है? गांधीयन एथिक्स में कोई एग्जाम्पल गांधीयन एथिक्स का जो ऐसा हुआ हो, आपको लग रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल जो प्रूव करता हो? ये तो बात हो गई फिलोसफिकल, कोई उन्होंने रियल टाइम इंसिडेंट ऐसा फॉलो किया हो? पर सत्याग्रह के लिए अहिंसा। सत्याग्रह कोई उदाहरण है? हाँ सर, कोई आंदोलन। उदाहरण है चोरा चोरी कांड में सर ऐसा? वो जैसे कौन सा? इस- हाँ, चोरा चोरी कांड में। अब चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था? गांधी जी तो चाह रहे थे कि अहिंसा के मार्ग से, हम नॉन कॉपरेशन के माध्यम से देश को स्वराज दिलाना। ठीक है, साध्य क्या था उसमें? साध्य क्या था? स्वराज। ठीक है, हाँ। क्लियर है? साध्य क्या था? स्वराज। साधन क्या था? सत्य, अहिंसा, और अच्छा वर्ड यूज कर, सत्याग्रह। ठीक है, इनका कंबाइंड हो गया। ओके, चोरा चोरी में साधन में क्या हुआ? अडल्ट्रेशन हुआ। चोरा चोरी में साधन कैसा होगा? अहिंसा की ओर अग्रसर हो गया। सर लेकिन क्या उस अहिंसा के होने से क्या ऐसा हो गया था कि आंदोलन वीक पड़ गया था? क्या आंदोलन वीक पड़ गया था क्या उसको होने से? चोरा चोरी में जो इंसिडेंट हुआ, क्या आंदोलन वीक पड़ गया था? ऐसा नहीं। नहीं, देखो वीक वीक नहीं पड़ा था। वीक, सारे जो लोग थे वो बिल्कुल अति आतुर हो चुके थे, वो एक एक फ्लैश पॉइंट पे पहुंच चुका था। और सारे जो लीडर्स थे, इवन कांग्रेस के लीडर्स है, जो सपोर्टर भी नहीं थे कांग्रेस के, इवन कांग्रेस में जो सपोर्टर्स है, उन्होंने कहा कि गांधी जी गलत कर रहे हैं। पर गांधी जी ने एक बात पे अपनी इंटीग्रिटी दिखाई, सत्यनिष्ठा दिखाई कि साधन और साध्य दोनों का प्यूरिफाई होना या दोनों का शुद्ध होना जरूरी है। और वही एग्जाम्पल दर्शाता है इसी सेंटेंस को, अगर हम देखेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो उससे मुझे क्या नहीं मिलेगा? रियल और लास्टिंग सक्सेस नहीं मिलेगी, यानी कि स्थायी सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर है? मतलब आप समझ रहे हो, उसको हमने उस रियल लाइफ गांधीयन एथिक्स के जो हमने इंसिडेंट से जोड़ के एक प्रैक्टिकल अप्रोच से इस आंसर को करने की कोशिश करी। ये तो अभी की लर्निंग हो गई। आपकी तरफ से कुछ और इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, आपको लग रहा है? ये मैं अभी रैंडमली कर रहा हूँ, मेरे को भी, मैंने उस समय क्या लिखा था, ये अभी हो सकता है आंसर कुछ कंप्लीटली डिफरेंट हो, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, लेकिन मुझे अभी जो लग रहा है कि ये आंसर की डिमांड है। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है गांधी इन एथिक्स जस्टिफाई दैट मींस एंड एंड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, हेंस दे आर अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे मैंने क्या किया? पहला चीज क्या करी? कीवर्ड का इस्तेमाल किया। तो पहली लर्निंग क्या होगी? कीवर्ड। और कीवर्ड मैंने क्या दिखाया? किसके अगेंस्ट की बात कर रहा है ये? बेंथम और बेंथम और मिल्की। ठीक है, अब मैंने उसके बाद ये एग्जांपल लिया, मेरे दिमाग में आया, गांधी टुक decision to stoop non-cooperation movement even though it could bring desired result, but he said violent means cannot justify the end, that is independence. मैं उस समय शायद अच्छा स्वराज वगैरह के वर्ड यूज करता तो ज्यादा बेटर रहता, बट ठीक है, नेवरदीलेस उस एग्जाम टाइम में मैंने ये लिखा, फॉर इट द इंडिपेंडेंस विल नॉट बी वर्दी टू बी चेरिश्ड फॉर, hence there is a need of equality in terms of desirability of means and ends. ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल से प्रूव कर
दिया इस स्टेटमेंट को ऊपर को, कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन को मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से प्रूव कर दिया। और फिर मैंने क्या करा, गांधी जी के 7 सिंस के बारे में बात कर दी। मैं जल्दबाजी में लिखा होगा, मुझे एक स्ट्रक्चर जो समझ में आया, तो मैंने क्या, गांधी जी के 7 सिंस ले लिए। दीज आर कंसिडर्ड सिन इवन इफ द एंड इज अचीव्ड एज दे टुक द एसेंस ऑफ मीन्स। मैंने इस बात को प्रूव कर दिया गांधी जी की एथिक्स से। आप समझ रहे? अब जैसे मान लो वेल्थ विदाउट वर्क, वेल्थ मतलब क्या हो गया आपका, वेल्थ क्या है, वेल्थ पाना क्या हो गया आपका, वेल्थ को अचीव करना क्या हो गया आपका, एंड सर। साक्षी एंड हो गया। और वर्क क्या हो गया, मीन्स मीन्स हो गया। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि वेल्थ विदाउट वर्क, फॉर एग्जांपल बिना वर्क के अगर आप वेल्थ को अर्जित कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, तो दैट इज अ सिन उनके अकॉर्डिंग। तो ही इज सेइंग वर्क इज आल्सो इंपॉर्टेंट। किस तरीके से वो वेल्थ को आपने अर्जित किया है ये भी देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने किसी को लूट के वेल्थ, जैसे डकॉइट होता है, तो डकॉइट भी वेल्थ अर्जित कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्राइम में लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग में रखा हुआ है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है, या फिर या साइबर क्राइम्स कर रहा है, वो भी बहुत पैसे कमा रहा है। आप जमतारा का नाम सुना होगा, बहुत लोग ये पैसा कमा रहे हैं, बट वेदर ये जो वेल्थ अर्जित की जा रही है, वेदर इट इज राइट, क्या ये सही है? नहीं, नहीं। गांधी जी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं कि साध्य और साधन दोनों की विवेचना करनी होगी और दोनों को देखना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सिमिलरली नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बात ये कर रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन भी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है ओसामा बिन लादेन है, बड़ा टेक्नोक्रेट थे, और मतलब अलग अलग लोग हैं जो बहुत गलत गलत काम करते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर बिल्डअप नहीं करा। तो कैरेक्टर बिल्ड नहीं करा तो दैट इज अ सेवन सिन ऑल्सो। ठीक है, हाँ बिजनेस विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मैंने सारे एग्जांपल्स को यहाँ कर दिया और यहाँ से इसको इसको मान लिया दिस आर एंड्स और दीज आर मीन्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में फटाफट फटाफट में एग्जांपल लिख दिया। अर्शद मेहता डूइंग कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, रेगुलर डिफेक्शन आयाराम गयाराम, जो अभी पॉलिटिकल डिफेक्शंस में होता है, विदाउट प्रिंसिपल्स है, आप किसी आइडियोलॉजी के साथ अटैच नहीं हो, जस्ट आप सत्ता के साथ हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर सीट के लालच में आप शिफ्ट कर रहे हो अपनी आइडियोलॉजी। ठीक है, दे प्रोड्यूस अनडिजायरेबल एंड अनलास्टिंग हैप्पीनेस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई बता सकता है? अनडिजायरेबल और अनलास्टिंग हैप्पीनेस मैंने क्या करा कंक्लूजन में? कंक्लूजन रिजल्ट बताया सर। मैंने जो ये क्वेश्चन की जो ऊपर जो चीजें लिखी हुई है ना, उसी कीवर्ड को यहाँ पे लिख दिया, अनडिजायरेबल और अनलास्टिंग। लास्टिंग पूछा है इसने, लास्टिंग और अनरियल, और मैंने यहीं पे इसको कंक्लूजन में एंड कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में जब कहा जाता है ना कि आप क्वेश्चन में हमेशा कंटेक्स्टफुली आंसर राइटिंग करो, कंटेक्स्ट के साथ, मतलब आप हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसके साथ हमेशा जुड़े रहोगे, तो डेफिनेटली आप आंसर कुछ हद तक उसके साथ जस्टिस कर पाओगे। तो क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड्स ही आपका एक मार्गदर्शक प्रोवाइड करते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। कई बार क्या होता है, हम आंसर में गांधीयन एथिक्स को अगर मैं लिखता जाता, गांधीयन एथिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, एक आंसर ये भी हो सकता था, गांधीयन एथिक्स को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा जा सकता था, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि पूछा नहीं है उसने गांधीयन एथिक्स, उसने मीन्स और एंड्स पे स्पेसिफाई करके पूछा है, तो वही उत्तर मेरे हिसाब से हमें लिखना चाहिए। ठीक है, और मैंने कंक्लूड कर दिया, हैंस देयर इज नीड टू अडॉप्ट राइटफुल मीन्स टू अचीव एंड्स। अब मैंने ये कंक्लूजन में क्या किया, कोई बता सकता है? निष्कर्ष में मैंने क्या किया, मैंने इसकी यूटिलिटी बता दी। ऊपर जो दी गई है स्टेटमेंट की, कथन की यूटिलिटी, वो कितना प्रासंगिक है ये मैंने बता दिया। तो मैंने उसको कंक्लूजन से जोड़ के लिख दिया। ठीक है, मैंने स्टार्ट करी गांधीयन एथिक्स से, दैट वाज माय कीवर्ड, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा कीवर्ड का यूज करके करो। ठीक है, मीन्स और एंड के मैंने एग्जांपल दिए, तो मैंने एग्जांपल आप देखोगे 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। गांधीयन एथिक्स के सारे मैंने कीवर्ड्स यूज कर लिए, और निष्कर्ष में मैंने आज के कथन की यूटिलिटी बता दी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। तो आपको क्या समझ में आया, मतलब कैसे आंसर, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलरली ओपन एंडेड में हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। हमारा आधा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है कई बार,
ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बेस्ट लिखा है, इससे भी बेस्ट लिखे होंगे लोगों ने आंसर। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, जो मैंने लिखा, मेरे क्या डिमांड थी, जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इससे बेटर भी आंसर होंगे, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बहुत अच्छे आंसर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही बेटर आंसर है, बट हम एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं कोई भी आंसर को। मैं हमेशा मानता हूं कि एक बेसिक 3 या 2-3 नंबर तक का अपन आंसर को अपन एक चीज तक लेके जा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे इसमें 4 नंबर उन्होंने दिए, तो मुझे उस पर तो नहीं कह सकता कि मेरे को सही मिले कि गलत मिले, बट दिस इज दी, मैंने लिखा और आपके सामने मैंने, ठीक है। किसी को इसमें डाउट? कोई लर्निंग बता सकता है क्या क्या करना चाहिए कोई भी क्वेश्चन आंसर में? दिस इज प्रैक्टिकल, ये बहुत जरूरी है जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें, आंसर राइटिंग और ये सब जो पार्ट होता है ना, ये तो सब कर रहे हैं, जो 20,000 बच्चे हैं सभी कर रहे होंगे। पर एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है, किस तरीके से आंसर हमें अप्रोच करना है। एक तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए, कीवर्ड्स कोई होना बता चाहिए। सकता है क्या क्या लर्निंग है अपनी इसमें क्वेश्चन में? हम्म। और एक निष्कर्ष भी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो लर्निंग, अब सबसे पहली लर्निंग तो अपने आप कीवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मैंने इमैनुअल कांट अभी लिखा है यहाँ पे, वो मेरे को शायद एग्जाम में मेरे को क्लिक नहीं किया होगा, या फिर मैं नहीं लिख पाया हूँ। अभी जब देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इमैनुअल कांट को भी मैं क्लिक कर सकता था। तो कोई भी एथिक्स का आंसर है ना, उसको थोड़ा सा एथिक्स ओरिएंटेड बनाने के लिए थिंकर्स के नाम कोट कर दो, इथिकल अप्रोचेस के नाम कोट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को कोट किया। ठीक है, तो कीवर्ड का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, आपको कंटेक्स्ट के हिसाब से आंसर लिखना है। जो पूछा जाए वही चीजें आपको वहां पे लिखनी है। इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है फालतू की। जैसे गांधी एथिक्स में बहुत सारी चीजें इसमें करी जा सकती थी, ट्रस्टीशिप है, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, लेकिन आप बेयर मिनिमम होके आप केवल जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अनुरूप आप लिखो। ठीक है। तीसरी चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट को फॉलो करो। और एथिक्स में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है सबको? सर ये चोरा चोरी Am I कांड audible? वाले कुछ, हाँ हेलो सर, हम्म। ये जैसे आपने हाँ स्टार्टिंग में बताओ। लिखा है, मीन्स मीन्स और एंड्स दोनों जरूरी हैं। हम्म। इसको फिर हम्म। आगे एग्जांपल से समझा सकते थे भाई, चोरा चोरी कांड में गांधी जी ने सर को। हाँ, वो मैंने यूज किया ना, मैंने चोरा चोरी नहीं किया, मैंने वो जी सर। ये लिखा है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिखा है मैंने। अब वो ठीक मैं है। वही कह रहा हूँ, एग्जाम टाइम में आप किस तरीके से उसको कर पाते हो, मैं लिखा है उस चीज को। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, जैसे गांधी का अपन सोचे मीन्स और एंड्स का, कौन कौन से एग्जाम्पल और हो सकते हैं गांधी की लाइफ से अभी? कोई आप अच्छा सोच सके तो कोई बता सकता है उस गांधी एथिक्स में? और कुछ ऐड किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा इट्स इट्स अच्छा आंसर तो वो होता कि मेरे को 7-8 नंबर मिलते। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। गांधी एथिक्स में क्या डाला जा सकता है? सर एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर उनके जो थॉट्स थे, मीन्स और एंड, ठीक है, हाँ। डेवलपमेंट वर्सेज वो एनवायरमेंट। हाँ, डेवलपमेंट वाला था वो, एवरीवन ग्रीड और नीड वाला, बिल्कुल वो डाला जा सकता था इसमें। वो एक डाला जा सकता है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड करके एक है, कोट है उनकी। तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास से उसको जोड़ के देखा जा सकता था कि हम किस तरीके से दोहन कर रहे हैं हमारे साधनों का, वो भी बहुत जरूरी है वो। और उसका क्या साध्य है, क्या वो नीड के लिए है, ग्रीड के लिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे जोड़ के एक लिखा जा सकता था। ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन सोचेंगे तो और भी चीजें उसमें निकल के आ सकती हैं, है ना? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द फैक्टर्स एसेंशियल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ एथिकल डिसीजन बीइंग अगेंस्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, हाउ विल यू हार्मोनाइज देम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था ना, मैं लास्ट में लिख रहा था, तो मैंने इसमें प्रॉपर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट नहीं करा, सीधा मैंने क्वेश्चन की डिमांड से चालू कर दिया। एक्सप्लेन द फैक्टर्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ से चालू कर दिया, फैक्टर एसेंशियल फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग आर, ठीक है। अब इसको मैं हाईलाइट कर सकता था ऐसे, जो मैंने नहीं किया, प्रेजेंटेशन यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता था, ठीक है। तो इसको ब्लॉक सब हेडिंग में मैं यहाँ पे लिख सकता था। अच्छा, मैं दूसरा एक और कहूंगा कि जो आप सब हेडिंग बनाते हो ना, वो ऐसी बनाया करो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ऐसा ना हो कि हम जैसे फैक्टर्स, कई लोग क्या करते हैं इसमें क्या लिखते हैं, ऐसे छोड़ के दे देते हैं फैक्टर्स, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, और एक तरीका ये हुआ कि आप पूरा लिख रहे हो। कौन सा बेहतर है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव में? हम्म वो दोनों हम्म एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से कौन सा बेहतर है? पूरा लिखते सर जो सेल्फ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, आपको पूरा लिखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि फैक्टर्स को ऐसे करके लिख देते हैं, पहला लिखो। तो ये एक और लर्निंग है, कोई भी अगर हम सब हेडिंग्स बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाया जाए कि वो सामने वाले को, एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसमें पूछा फैक्टर एसेंशियल एथिकल डिसीजन मेकिंग, तो मैंने प्रॉपर फैक्टर लिख दिए जो वो रटे रटाए थे, मैंने 6-7 ये लिखे। और ये दूसरा मैंने ये ले लिया सीधा सीधा, एथिकल डिसीजन मेकिंग अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, क्योंकि दूसरा पार्ट है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ उसमें, ठीक है। और इसको हार्मोनाइज करने के लिए मैंने लास्ट में ऐड कर दिया, सॉल्यूशन करके मैंने ऐड कर दिया, और एक एग्जांपल कर दिया, ये एग्जांपल डाल दिया। तो जो पूछा जा रहा है मैं बस सीरीज सीरीज में चलता गया, और मैं से जो पूछा मैंने बस उसका आंसर दे दिए। इसमें उसने मेरे को 2, 3, 5, 6, 6.5 नंबर दे दिए इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब टू द पॉइंट अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो आरपीएससी को पसंद आ रहा है, तो इसके मैं एथिकल डिसीजन को एक्सप्लेन भी कर सकती थी ठीक क्या, है। 1 और 2 लाइन इंट्रो आरपीएससी में? क्या कह रहे हैं आप? एथिकल डिसीजन की जो डेफिनेशन है वो 1 और 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकती थी क्या इंट्रो में? हाँ हाँ, कर सकते थे। मैंने आपको बताया ना, ये ऐसा समय चल रहा था, शायद लास्ट के 10-15 मिनट बच रहे थे, मेरा थोड़ा सा डिले हो गया था। एथिक्स में क्या होता है, थोड़ा सा साइंस, ज्योग्राफी और जो अदर सब्जेक्ट्स में तो अपन को आता है तो लिख देते हैं, इसमें थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है। कभी बार ऐसा होता है ना कि दिमाग वो बस कॉपी लेने वाला, आपको पता है 10 मिनट बचे हैं, 15, कुछ ऐसा चल रहा था। मैंने फटाफट फटाफट मैंने कहा ये लिख देता हूँ आंसर। ये लास्ट में अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन है, आप मेरे को देखोगे मैंने इन दोनों क्वेश्चन में फॉलो नहीं करा, इस पे भी नहीं फॉलो करा, अगले वाले क्वेश्चन में शायद मैंने कुछ फॉलो नहीं करा, हाँ तभी मैंने मार्क्स थोड़े से लूज करे हैं। समझ रहे हो, ये गलती ये हुई है हाँ कि मेरे से वो थोड़ा सा लास्ट पॉइंट में, ये प्लस माइनस होगा, सबके एग्जाम में होता है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये गलती अगर आप ना करो तो बेहतर है वहां पे। तो इंट्रो कंक्लूजन अगर आप लिखते हो तो नंबर आपको थोड़े से ठीक ठाक मिलते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर ये जो स्पेस छूट रहा है इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, या फिर वो आपकी मजबूरी थी उस टाइम पे टाइम स्ट्रेन के कारण, या फिर मतलब चाह के छोड़ा था आपने मैंने ये बताया चीज? ना, मैंने बताया ना मेरे पास टाइम नहीं था, और ये लास्ट के एथिक्स का था, तो मुझे अटेम्प्ट, मैं मेरी आदत है मैं छोड़ता नहीं हूँ कोई भी क्वेश्चन। मेरी कोशिश ये रहती है कि अटेम्प्ट में सारे करूँ, चाहे फिर मैं कुछ कचरा ही भर के आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 आंसर में मुझे 3-3 नंबर भी मिलते तो 6 नंबर होते। अगर मैं एक में कितना भी अच्छा परफेक्शन करता तो 5 नंबर मिलते। आप समझो मेरी अप्रोच क्या थी उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या रहती है। हाँ हाँ तो जी सर। तो अब मैं क्या लिखते लिखते इसमें इतना, अब टू द पॉइंट लिख रहा था ना, तो मेरा बहुत अच्छा आंसर ये बन गया अपने आप। ये लास्ट के 5 या 6 मिनट की बात है कि ये बनता गया बनता गया, और पूरा इसने फिलअप सा दिखा दिया। सेकंड मैंने ये लिखा दिया, और ये ऐसे ऐसे करके मैंने कर दिया, ठीक है। तो उसने मेरे को देखा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स देखो कितने ज्यादा, जब मैं कहता हूँ जैसे यहाँ मैंने 6 पॉइंट लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 10, तो लगभग मैंने 10 पॉइंट्स तो यहाँ पे लिख ही दिए, हाँ। ठीक है। अगर आरपीएससी के डिमांड की हम समझे तो आरपीएससी को ये चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है। अगर आप ऊपर देखो तो मेरे पॉइंट्स कम हैं, जबकि आप ऊपर वाला आंसर देखोगे रिलेटिवली ठीक है जो डिमांड है क्वेश्चन के हिसाब से, एज कंपेयर टू ये वाला जो मैंने लिखा है। आप समझ रहे हो। पर आरपीएससी को क्या पसंद आया, आरपीएससी को पसंद आया कि इसने भाई पॉइंटों में लिखा है, प्रॉपर हर चीज को एड्रेस कर दिया इसने, तो इसको नंबर दे देते। सर तो इंट्रो लिखना भी जरूरी नहीं है अगर टाइम हाँ, नहीं है? अगर अब एक और बात सुनो, इसमें फायदा क्या हो गया, इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, आप देखोगे तो ऑलरेडी क्या हो गया कि 3 पार्ट में ऑलरेडी इतनी जगह कवर करने के लिए मेरे पास टाइम था। अब मैं पहले वाले क्वेश्चन को कैसे लिखता,
गांधी एथिक्स को तो मुझे ऐसे लिखना ही पड़ेगा ना, इंट्रो प्रॉपर कंक्लूजन में। जहां आपके हाँ पास अपॉर्चुनिटी है वहां पे आप खेल लो कि आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ना लिखना। पर यहाँ तो मेरे पास थी अपॉर्चुनिटी कि 3 पार्ट, सब पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला सब पार्ट था फैक्टर्स क्या हैं, दूसरा पूछा गया है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कब जाता है, तीसरा है इसमें हार्मोनाइज कैसे करोगे आप, और ये एग्जाम आपको प्रूव करना। तो 3 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 पार्ट का मतलब हो गया आपके पास मतलब स्पेस कितना ही रहता है, 1 2 3 4, ये 15 20 लाइन रहती है, तो 5 5 लाइन में आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास लीवे था तो मैंने लिखा, उसने नंबर दे दिए एग्जामिनर ने। ठीक है। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन था मेरे से बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ऐसा होगा कि आ ही रहा होगा, घूम रहा था। Each other success teaches a lesson from better governance. Analyze this statement with example. एक दूसरा की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है। इस कथन का विश्लेषण उदाहरण द्वारा कीजिए। अब इसमें क्या क्या आ सकता है एग्जाम्पल, आपके बताओ, आपकी सोच बताओ। क्या क्या आंसर आ सकते हैं? सर कोविड में भीलवाड़ा मॉडल। हम्म। कोविड के अंदर भीलवाड़ा हाँ मॉडल। ठीक है, कोविड भीलवाड़ा मॉडल, ठीक है। और जल्दी सोचो अब, इसमें आपको सर पहले गुजरात 5 मिनट मॉडल। में सोचना पड़ेगा। अब गुजरात समित मॉडल। शर्मा गुजरात का वो मॉडल, दवाइयों वाला। गुजरात मॉडल ठीक है, ओके। और और सोचो, और सर सोचो। सर चाइना का सेज वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चाइना सेज। और हम्म, सर रशिया यूक्रेन वॉर से जो अपन कुछ टेकअप ले सकते हैं तो, कि कैसे कैसे मशीन्स किस टाइप पे यार वॉर लड़े जा रहे ये ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सक्सेस क्या है उन दोनों की उसमें? हैं। ओके सर। हम्म, इसमें बहुत सारे केस स्टडीज आप वो डाल सकते थे जो अपन ने पहले डिस्कस किया ना, कई सारे, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग पेन हो गया। इंडिविजुअलों ने जो केस स्टडीज हैं, एग्जाम्पल है, कुछ अच्छा कार्य किया हो अपने क्षेत्र में, उसको रेप्लिकेट किया जा सके। टीएन शेषन हो गया, जैसे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स हो गया, कुछ भी हो गया। तो गवर्नेंस में कोई स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो गया या स्कीम्स का रिव्यू हो गया, या तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था कि 5 10 आप हमेशा रट के रखो, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। समित कोविड वाला शर्मा भी तो मैं, हाँ, वाला। संजय कौन सा? समित शर्मा वाला? हाँ। हम्म। अब मैंने क्या करा, मेरे को दिमाग में, मैंने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आया, मैंने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से इसको जोड़ के लिख दिया, है ना। केरला हेल्थ मॉडल हेल्थ हो गया, दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे दे दिए। ठीक है। और अब जैसे ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ अट्रैक्ट टूरिज्म, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो सक्सेस से डिपेंड कर सकता है। ठीक है। कर वर्क एंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल, फिर कांट डियोंटोलॉजी का दे दिया, ड्यूटी एथिक्स इज फॉलोड एंड मैरिज का टू raising the spirit of team when they see the individual performing use of democratic model taking idols of constitution from। तो मैंने कहा इसमें बिल्कुल जनरल आंसर लास्ट में बिल्कुल ऐसे करके लिख दिया, जो है उसने नंबर दे दिया, 4.5 नंबर दे। इसको और बहुत अच्छा लिखा जा सकता, मतलब मैंने तो इसको मतलब खाना पूर्ति करके आया था मैं वहां पे। मैंने आपको बताया मेरे पास लास्ट में टाइम नहीं था, पर जस्ट इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दिए जा सकते हैं। बट आई स्टार्टेड विद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे मल्टीपल 5 10 एग्जांपल तो यहीं पे लिखे जा सकते थे। तो ये सारे, जैसे आपका गुजरात मॉडल है, कोविड मॉडल जैसे आपने बात करी, तो यहाँ पे ये लिखे जा सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल भी लिखा जा सकता था, एक एग्जाम्पल। ठीक है। और पर्सनालिटी वाला भी लिखा जा सकता था, बहुत सारे एग्जांपल पर्सनालिटी के लिखे जा सकते हैं। टीएन शेषन का कुछ हो गया,
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गया, ई श्रीधरन का एग्जाम्पल लिखा जा सकता था, मेट्रो मैन का। ठीक है, ये अपना अमूल का एग्जाम्पल दिया जा सकता था कोऑपरेटिव्स में। ठीक है, अपना ये क्या बोलते हैं उसमें, और कैसे गवर्नेंस का अपना ये इलेक्शन कंडक्ट कराना, जो हर अदर कंट्रीज अपन से सीखने की कोशिश करती है, इलेक्शन कंडक्ट कैसे करता है, इतनी लार्ज डेमोक्रेसी को कैसे इलेक्शन में किया जा सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल अपन वहां पे यूज कर सकते हैं। फिर अपन मल्टीपल, जैसे आपने बताया केरल हेल्थ मॉडल हो गया, या फिर दिल्ली का स्कूल मॉडल हो गया। ठीक है, या फिर आपका गुजरात का कोई इकोनॉमिक मॉडल आपको लग रहा है, कॉपरेटिव्स का आपको कुछ लग रहा है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स के तहत अपन 8-10 लिखते तो ये बेहतर आंसर होता, विद प्रॉपर इंट्रो एंड कंक्लूजन। अब इसमें इंट्रो कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता था, एनीवन? हम्म, कोई बता सकता है? इंट्रो कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता है इसमें? अच्छा, कोई पॉलिटिका कोई कीवर्ड इसमें लिखा जा सकता है क्या, पॉलिटिका कीवर्ड इसमें? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, ऐसा सकता है। पॉलिटिका, हाँ वो लिखा जा सकता है। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव सही। फेडरलिज्म क्या है? इसमें इंट्रो कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता था? हम्म, कॉम्पिटिटिव। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से रख सकते थे क्या? नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से? हाँ, ये मतलब अपन स्टार्ट कर सकते हैं कि मतलब गवर्नेंस क्या होती थी, बेसिकली स्मूथ गवर्नेंस क्या होती है। तो स्मूथ गवर्नेंस में मतलब सक्सेस कैसे डिपेंड करती है कि भी अगर हम लर्न करते हैं तो बेटर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, है ना, डिसीजन को। जो भी हम, जैसे साइंस में कुछ भी डिस्कवरी हुई है, अगर हम सीखते हैं तो फिर वो दूसरी जगह उसको फैलाया जा सकता है। तो वी कैन स्टार्ट विद द कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से ही स्टार्ट हम कर सकते हैं, जो हमारे आइडियल्स अभी गवर्नेंस को फॉलो कर रहे हैं। फिर मिनिमम गवर्नेंस, वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की भी बात से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन्स में भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि हाउ इट इज फ्रूटफुल फ्रूटफुल फर्दर उसमें। अब इसमें ना मेन चीज है कि एथिकल अप्रोचेस को ऐड करना जरूरी था। ये पॉलिटी का आंसर नहीं बनना चाहिए था। एथिकल अप्रोचेस गवर्नेंस में क्या होंगी? डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, अंत्योदय, ठीक है, ये होंगी ह्यूमैनिटी, ठीक है, वेलफेयर स्टेट। ये चीजें आती हैं हमारी गवर्नेंस में, जो एथिकल अप्रोचेस की बात करती हैं। ये आंसर का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नेंस में ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको केवल, जैसे यहाँ पे कोविड मॉडल, गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, तो ये पॉलिटिकल आंसर की तरफ हम ना खींचे उसको, रेदर देन हम एथिक्स की बात कर रहे हैं। कांट, जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें कांट को यूज करने की कोशिश करी थी। अगर जैसे एक उसको फॉलो कर रहा है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स में गवर्नेंस को, और उसको सब फॉलो करेंगे, तो इट विल लीड टू पैन एट, मतलब पैन इंडिया लेवल पे गवर्नेंस का स्टेट होगा इसको, इस तरीके से अगर हम बात करें तो, है ना। तो ये चीजें अपन इसमें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सर इस तरह के एग्जाम्पल्स कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, मतलब आप बोल रहे हो कि ऐसे 10-15 एग्जाम्पल होने चाहिए अपने पास में। देखो 10 तो मैंने ही बता दिए यहाँ पे,
देखो टीएन शेषन कुछ तो, जैसे ई श्रीधरन हो गया, अमूल हो गया, इलेक्शन हो गया, फिर जैसे मैंने 5-6 आपको कहा था कि ऐसे एग्जांपल लिखो, जैसे ये अपने अच्छे जो आईएएस है ना, हाँ इन्होंने कुछ नोटिफाइड आईएएस वगैरह ने कोई अच्छा काम किया है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, बीइंग एज ए कलेक्टर ऐसा कुछ, या डिविजनल कमिश्नर रहते हुए कुछ अच्छा काम किया है, कोई 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 स्पेशल कैंपेन चलाया है जिसने लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट लेके आया है, तो दैट कैन बी यूटिलाइज इन योर आंसर्स ना। 5-10 अगर अपने अगर रटे हो तो एग्जाम में क्या होती है, दिक्कत आती है वहां पे याद करने में, इतना टाइम होता नहीं है। चूंकि इतना टाइम होता नहीं है, फिर अपना आंसर बहुत जनरलाइज हो जाता है, फिर अपने नंबर कहीं ना कहीं सफर करते हैं। अगर आपको जैसे आईएएस याद हो कि भाई ये जैसे समित शर्मा का है निशुल्क दवा योजना वाला, दवा जो जेनेरिक मेडिसिन का वो कंसेप्ट लेके आए थे, और उसकी वजह से स्कीम इम्प्लीमेंट हुआ, और जो आज तक एक स्कीम चली आ रही है, तो वो स्टार्टेड इन 2011, चित्तौड़ वगैरह में उधर से चालू हुआ था 10-11 में, फिर वो सत्यमेव जयते में भी आए थे, फिर 12 साल बाद भी वो अभी कंटिन्यूस कर रहा है, और हर हर गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कोई भी गवर्नमेंट है वो उसको फॉलो कर रही है। ठीक है। ऐसे ही दुर्गा शक्ति नागपाल का आप लिख सकते हो, अशोक खेमका का लिख सकते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग पेन का लिख सकते हो, जो उन्होंने वो ब्रिज बनाया था क्राउड फंडिंग से लेकर, मणिपुर या त्रिपुरा आई थिंक वहां पे कहीं है, उनको है ना मिरेकल मैन बोला जाता है उनको। तो इस तरीके के एग्जाम्पल अपन नोट करके लिख सकते हैं, जो अपन गूगल पे सर्च मारेंगे तो अपन को मिल जाएंगे। 5-10 अपन को रटे रहेंगे, और किस वैल्यूज से, और ये एक्सरसाइज हमने करी भी थी, तो हमें ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स आप जैसे ही आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स आए ना, तो आप तुरंत आप सोचो कि भाई धार्मिक अप्रोच से कोई ले लो, कोई मैथोलॉजिकल ले लो, कोई इतिहास से कोई एग्जाम्पल उठा के ले लो, या करंट में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ले लो, कि तुरंत तुरंत अपन को वहां पे आने चाहिए एग्जाम। ठीक है। ओके। 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 क्लियर है सबको? सर ये इसमें कितने एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए अगर एग्जाम्पल्स पूछे तो, स्पेशली क्वेश्चन में? यार आप जितने लिख सकते हो, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सको तो आप उतने लिख लो। मतलब आंसर की डिमांड पे आएगा, कोई एग्जाम्पल से नंबर खींचना चाहता है तो आप 10-12 एग्जाम्पल लिख दो। कोई कोई शब्दों को तोड़ मरोड़ के कोई अच्छी सी थिंकर्स का नाम यूज, तो उसके लिए 5 एग्जाम्पल भी पर्याप्त हैं। आप समझ रहे हो? तो डिपेंड सर करता फिर है लिखना आपकी कैसे शैली। एग्जाम्पल्स को? हाँ, मतलब लिखना कैसे है? जैसे इसके अंदर दे रखा है कि इसको मतलब एग्जाम्पल्स के साथ लिखो, तो फिर जैसे मान लो कि 6-7 आते हैं एग्जाम्पल्स, तो फिर उनको लिखे कैसे? मतलब किस तरह से फॉर लिखे, एक एग्जाम्पल, साथ लिखे या जैसे कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब मुझे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म सुनते ही मैंने पहली लाइन लिखी थी, तो मुझे समझ में आ गया था 5-10 एग्जांपल है मेरे उसमें, तो उसकी पहला आप सब हेडिंग लिखा लो, उसके बाद नीचे सब हेडिंग्स में पॉइंट लिखाते हुए लिखते जाओ। आप पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि उस एरिया का है, तो उसको लिखो पहली सब हेडिंग, उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाओ। ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, और ऐसे पैराग्राफ टू पैराग्राफ राइटिंग में भी लिखते चल सकते हो, है ना। सर जैसे इसके अंदर अपने पास में 2-4 एग्जाम्पल है, लाइक जो आप मॉडल बता रहे हो भीलवाड़ा वाले, तो हम्म। इनको किस तरह से, मतलब सिर्फ इनको एग्जाम्पल की तरह हम्म। लिखे या फिर मतलब स्पेशली हाईलाइट करके लिखे? लाइक आपने एक डीएस के अंदर भी एक दिया था क्वेश्चन, अकाउंटेबिलिटी के एग्जाम्पल्स के साथ में उसकी इंपॉर्टेंस बतानी थी, तो सर वहाँ पे कैसे हम्म। एग्जाम्पल यूज करें वो मेरे को समझ नहीं आएगी, मतलब किस तरह से प्रेजेंटेशन करें कि वो ठीक से हो जाए उसका, देखो, मतलब उसमें जैसे आप इम्पोर्टेंस एग्जांपल लिख सकते हो, कैसे एग्जाम्पल्स लिखे? जैसे फॉर एग्जांपल भीलवाड़ा मॉडल है, ठीक है। हम्म। हम्म। जैसे आपने भीलवाड़ा मॉडल लिख दिया किसी ने, ठीक है, तो भीलवाड़ा मॉडल में आपने पहला ऐसा एग्जांपल लिख दिया और ये 2 लाइन में खत्म कर दिया। एक हम्म। दूसरा एग्जांपल लिया, फिर है ना इसमें कौन सी वैल्यू और गवर्नेंस की एक्सीलेंस हो रही है, वो चीज आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है। ऐसा ना हो वो भीलवाड़ा मॉडल आप वो लिखो कि रिसेंटली जो हेल्थ मॉडल था, अब उसको पॉलिटिक आंसर बनाना कि एथिकल का आंसर बनाना है। एथिक्स के आंसर के लिए हमें ये चीज देखनी होगी, उसमें वैल्यूज, थिंकर्स, डिसीजन मेकिंग वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जो इम्पैक्ट कर रही हो। ठीक है। तो भीलवाड़ा मॉडल में आपने क्या किया था ऐसा? ठीक है। भीलवाड़ा मॉडल में वेलफेयरिस्ट अप्रोच थी, डेमोक्रेटिक आपकी अप्रोच थी, या फिर वो अंत्योदय अप्रोच थी, सर्वोदय आपकी अप्रोच थी, ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। भीलवाड़ा मॉडल, फिर आपने दूसरा मॉडल आपने जो भी लिखा यहाँ पे, अब आपको एक्सप्लेन करना, किसी ने बोला था चाइना सेज। ठीक है। तो मतलब सर इसको इस तरह से हाईलाइट करना चाइना सेज एग्जाम्पल में के रूप में आपको ये, चाहिए तो? हाँ एग्जाम्पल्स आप ऐसे हाईलाइट करते हुए चलो। केरल मॉडल हो गया, केरल एजुकेशन हो गया, जैसे मिड डे मील वाला कोई एग्जाम्पल आपका हो गया, तमिलनाडु का स्टार्ट हुआ था, है ना, मिड डे हम्म। मील वाला। मिड डे मील वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे लिखा जा सकता है, जो तमिलनाडु के 1967 में 70 में वहाँ पे चालू हुआ था।
और वो आज तक हाल पूरी जगह पे फॉलो हो रहा है उसको, है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे ऐसे फॉलो करके, एक तरीका ये हो सकता था कि आप 7 से 8 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिखते, इंट्रो लिखते और कंक्लूजन लिख सकते थे। ठीक है, सर इसमें कंक्लूजन में आप यही स्टार्टिंग लिखते हैं कि ईच है अदर ना। सक्सेस का मतलब यही है कि जैसे फॉर हम्म। सर इसमें स्टार्टिंग हाँ भी ऐसे बताओ। कर सकते हैं ना कि कोई एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दिया, लाइक राजस्थान का जो राइट टू हेल्थ है, तो सर उसको काफी स्टेट्स अपना रहे हैं कि वो बहुत अच्छी चीज है, तो वैसे शुरू कर सकते हाँ हैं ना, हाँ मतलब इंट्रोडक्शन में अगर कुछ ना आए तो एक एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हैं, देन फिर हाँ बाद हाँ में लिख ऐसे सकते, आ जाए। हाँ हाँ, देयर वेरियस एग्जांपल्स जो रिसेंट हिस्ट्री में हुए हैं दैट ऐसे, तो वो लिस्ट ऑफ द एग्जांपल इज अटैच्ड, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे करके लिख ओके सकते सर। हो, हाँ लिख सकते हो। फिर यहाँ पे कंक्लूजन में आप निष्कर्ष निकाल के आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख सकते हो उसका, आपने ऐड ऑन कर दिया और उसके बाद उसको वो कर दिया। ठीक हम्म। है, तो मल्टीपल एग्जांपल्स आपको लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तो जितने ज्यादा एग्जांपल हो उतना बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये तो होगी आइडियल स्टेट की आप उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि आप लिख पा रहे हो, आपको सब कुछ है। पर मैं एग्जाम की कंडीशन बता रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी कई बार आंसर लिखना पड़ता है, उस स्टेज में भी आपको लिखना पड़ता है। तो वो एग्जाम टाइम के फैक्टर्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, हर चीज आइडियलिज्म पे कई बार नहीं चल पाती वहां पे, तो उसमें भी कैसे डील सर करना है आपको लिख के तो आना है, कॉपी तो भर के ही आनी है, ये है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म सर जब हम बताओ। आंसर लिखते हैं, जैसे स्पेशली जैसे 50 शब्दों वाला, बड़े वाले में तो अपने पास थोड़ा स्कोप रहता है कि अपन लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, लेकिन जो हम्म छोटा वाला आंसर होता है, स्पेशली 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, उसमें जगह इतनी कम होती है कि हम लैंग्वेज बना के क्वेश्चन नहीं लिखते। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे सिर्फ पॉइंट लिख दिया, लेकिन अगर हिंदी की भाषा और उस हिसाब से देखा जाए तो वो सेट नहीं होती है, लेकिन पॉइंट जो कीवर्ड्स वगैरह लिख दिए और पॉइंट के हिसाब से लिख दिया, तो क्या उस पे नंबर मिलते हैं? ये देखो, आई देखो थिंक टेंथ मैं नंबर, समझा नहीं पाया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं समझे सर समझ आप? रहा, देखो 10th नंबर का क्वेश्चन देखो, आप 10th नंबर का दिख रहा अ, है आपको, लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन से हैं, है ना। हाँ सर। हाँ। ठीक है, अब इसने कोर एथिकल वैल्यूज पूछी है, तो मैंने जो मेरे दिमाग में इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस ये लिखी, अदर कोर वैल्यूज करके लिख दिया, न्यूट्रलिटी, केवल इम्पार्शियलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, है ना। कोर हाँ। हेल्प टू अचीव वर्च्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इवेंचुअली बिकम द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन और होता कमेटी ने रिकमेंड, सब कुछ डाल दिया मैंने। तो सर ठीक है, जैसे यही कोई क्वेश्चन लैंग्वेज है, यूज नहीं अगर करी मान लो, जो। हम्म, हाँ, इसी क्वेश्चन में हमें ये सब करने की जरूरी नहीं होती ना, कि जैसे अगर नॉर्मली अपन जैसे आंसर लिखते हैं, एक अच्छा आंसर जिसको बोल सकते हैं बीए के हम्म, हिसाब से, कि ऐसे लिखना चाहिए कि लोक सेवा की उत्कृष्टता के निम्नलिखित मूल्य हैं, फिर नीचे डॉट लगा के, वो सब जरूरत हाँ नहीं है हाँ, ना। नहीं नहीं नहीं, वो सब जरूरी नहीं है, वो सब जरूरी नहीं आप सीधा अप्रोच कर दो आंसर की तरफ, तो है। बिल्कुल वो बिल्कुल, सही रहता बिल्कुल बिल्कुल वो सही रहता है उसमें। है। हाँ ठीक है ठीक है, सर, क्योंकि सर अगर तो मैं, जनरली जब हम यही लिखते हैं टेस्ट वगैरह में, तो मीन्स जो थॉट्स रहते हैं, लेकिन पेज भर जाता है, तो वो एक्चुअली नहीं चीज नहीं, लिख नहीं पाते हैं। देखो 2 मार्कर 5 मार्कर में तो जो पूछा जाए वही लिखो एग्जैक्टली, सीधे आप वहीं चालू करो, कोई लैंग्वेज की इंट्रो इंपॉर्टेंस कंक्लूजन की नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक। ठीक है सर। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट, मैं देखो ना, मैं लिख रखा है ना, बिकम द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बस एक वो लाइन सर लिखी है आपने कि भाई इंग्लिश में लिख वर्च्यू इन रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश विल हमारा बिकम। तंग है थोड़ा। अच्छा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ओके। मैंने क्या करा है, देखो स्टार्ट यहीं से कर दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया कोर वैल्यूज से। ठीक है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी और स्पिरिट ऑफ सर्विस से चालू कर दिया, है ना। मैंने इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करे। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या करा, जो एड्रेस। डिमांड है वहीं से चालू करा और उसको, और मैंने इसमें क्या करा, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कुछ कुछ चेप दिया करो, सेकंड एआरसी होता कमेटी, मैं जो बोलता हूँ मैं भी करके आता हूँ वहां पे, है ना। और मेरे को नंबर भी दे दिए इसने, 3.75 नंबर इसने वहां पे दे दिए, मैंने सब कुछ वहां पे जो पूछा गया था वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। उसमें ठीक है, एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड डालने होते हैं बेसिकली ना सर? हाँ आप ये देखो कि कीवर्ड का खेल है सब कुछ अधिकतर तो, और वो कीवर्ड है ना एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज हो सकता है, जैसे इंपॉर्टेंस अभी नहीं किसी है। ने उदाहरण दिया था गवर्नेंस वाला, मैं उसमें ये, हाँ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है,
गवर्नेंस का जैसे एग्जांपल दिया था, आपको ये याद रखना है कि अपन एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं। जैसे कोविड मॉडल है, कोई लिखेगा कि कोविड मॉडल में ये सीखा है, तो आप एक चीज तो सीखोगे, टेक्निकलिटी। कोविड मॉडल आपको क्या सिखा रहा है? टेक्निकलिटी। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा क्या एथिकल गवर्नेंस कुछ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। एथिकल गवर्नेंस, फॉर एग्जांपल टीएन शेषन अगर सुधार लेकर आए, चुनावी सुधार लेकर आए, चुनावी रिफॉर्म लेकर आए, तो वो एथिकल क्या डेवलप कर रहा है? लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनको क्या कर रहा है? बढ़ावा देगा। चुनाव में जितना सुधार होगा वो लोकतांत्रिक मूल्यों को उतना सुधार करेगा। तो सहभागिता बढ़ेगी, लोक हाँ, सहभागिता लोकसभा है तो दोनों। लोगों के वॉइस बढ़ेंगी, ओपिनियन बढ़ेगा, सर्वोदय बढ़ेगा, फ्री फेयर इलेक्शन होंगे तो कैंडिडेट भी अच्छा जाएगा, नीति निर्माण अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो सारी चीजें गवर्नेंस की जुड़ी हुई हैं। आपको गवर्नेंस से क्या सीख रहे हो ना, वो नैतिकता के पैमाने पे क्या है, वो एग्जाम्पल्स आपको लिखना है वहां पे। आप समझ रहे हो? ये चीज, जैसे आपने करप्शन रोकने के लिए क्या कर दिया, इम्पार्शियलिटी बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, कम करने के लिए क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए कि नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे हो गई। तो इस तरीके की चीजें अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और किसी को डाउट? यस 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 सर। हाँ बताओ, और किसी को? अच्छा, एक चीज और है कि कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने एक और चीज देखी है कि हमेशा क्वेश्चन जो बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें मार्क्स तो कम मिलते हैं। बहुत साइंटिफिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं एथिक्स में। ठीक है, जैसे कांट वांट ऐसे चीजों को यूज कर दोगे ना, नंबर ज्यादा दे रहा है ये। कांट वाले क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस में जो बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चंस है, उनमें नंबर ठीक ठाक मिलते हैं आपको, अगर आप रट के ढंग से ठीक करके गए हो तो। जनरल क्वेश्चन में आप चाहे कितना ही अच्छा लिख लो, बुरा लिख लो, नंबर मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो बिल्कुल किताबी क्वेश्चंस हैं, उनमें नंबर आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है? जी यस यस सर। सर। हाँ, अब साइंस की बात कर लेते हैं अपन। साइंस में इस बार, साइंस तो देखो यार बेसिक है, साइंस में तो बहुत सिंपल आए थे। इन्होंने नंबर जैसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पूछा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेबल बना के हमेशा आंसर राइटिंग करो, है ना, टेबल फॉर्मेट में। जहां पे भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन दिखे तो अपन को क्या करना है? टेबल बना के काम करना है। ठीक है, और बाकी जैसे हाँ, इसमें मैंने जैसे RFID पूछा मुझसे, गिव टू एप्लीकेशन पूछी मुझसे, तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बनाया ना, यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम बना दिया। RFID सेंट DL, ये रिटर्न इंफॉर्मेशन एनालाइज, है ना, तो नंबर थोड़े ज्यादा दे रहा है। यहाँ बिल्कुल जनरल आंसर लिखा तो नंबर थोड़े कम दे रहा है ना। ये दोबारा डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया, PSLV और GSLV वाला, तो मेरे नंबर किसने दिए इसने, मतलब टेबल फॉर्म में देखना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.25 इट्स ठीक ठाक नंबर दिया इसने मेरे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी आपसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाए, वहां पे टेबल का इस्तेमाल करो आप। ठीक है, यस सर। और 2 से 4 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं आपके 2 मार्कर में। ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। 2 मार्कर में 2 से 4 पॉइंट आपके सफिशिएंट होते हैं, है ना। अब ये वाला मुझे 5 बेनिफिट्स वाला याद नहीं आ रहा था फटाफट लास्ट में, तो उसने मेरे को दे दिए। जनरल जनरल आंसर लिखा है, मेरे को पता नहीं था। डाइजेस्टिव सिस्टम, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी विच सेल डैमेज, बहुत जनरल आंसर लिखा, मेरे को 2 नंबर इसने दे दिए। सो क्रिप्टो करेंसी पूछा इसने, क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स डिसएडवांटेज, तो मैंने लिख दिया क्रिप्टो कैन। और मैंने कीवर्ड्स देखो आप हाईलाइट कर रखे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फिएट करेंसी। कीवर्ड्स को हाईलाइट हमेशा करते हुए चलो, दिस इज कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट करे, बिटकॉइन, इथेरियम, है ना, ये एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट करे। एडवांटेजेस और इसने डिसएडवांटेजेस पर्टिकुलर पूछा है तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, एडवांटेजेस और नेगेटिव के डिसएडवांटेजेस मैंने पूछा।
ठीक है, ये मैंने ऐसे ऐसे कर दी। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क एंड 5G नेटवर्क? 5G जनरेशन इज एन इम्प्रूव्ड स्टेट ऑफ आर्ट। ये मैंने बिल्कुल टेक्निकल मैंने डिफरेंस बता दिया। डिफरेंस में ये मैंने इसका वो बता दिया, ये है क्या 5 जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, और दिस रेंज के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। ये मैंने इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क बता दिया, इसको मैं हाईलाइट कर सकता था, तो इसने मेरे को 2.5 नंबर दे दिए इसमें। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत जनरल इसमें क्वेश्चन है। साइंस में तो ऐसा सच कुछ मेरे को लगा नहीं। डायग्राम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डायग्राम्स वाले नंबर में आपको ज्यादा नंबर दे देते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके, नो डाउट, इसमें एग्जाम्स में आप लिखते हो तो। ठीक है, साइंस में तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो टू द पॉइंट आंसर राइटिंग तो लिखोगे ही आप, कुछ अनाप शनाप तो लिख नहीं सकते। नंबर 2 वही है कि आप एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करो, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का। डायग्राम्स आपके प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए, और आप इसको प्रॉपरली वो बना के लिखो कि लेबल्ड बनाने चाहिए। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आई नहीं लिखा, फिगर लिखना चाहिए था, फिगर, ये मेरी गलती हो गई। ऐसे में इसको वो करना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई, इसको मैंने हाईलाइट करके लिखना चाहिए था, कैसे, है ना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कुछ साइंस वाइंस का, अगर आपने कॉपीज देखी हो? सर मेरे को साइंस में ये पूछना था कि इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सा है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं रही और मुझे साइंस से थोड़ा फोबिया है इसलिए। या देखो, अगर तुम एनालिसिस करो ना, तो एनालिसिस में ये देखोगे कि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बायोलॉजी हाँ और टेक्नोलॉजी। और सर ठीक है, जैसे फॉर बायोलॉजी एग्जांपल को मैं लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बायोलॉजी से आया हुआ है। ठीक है, आपको ह्यूमन आई और ये वाला भी क्वेश्चन आप बायोलॉजी का मान के चलो इसको प्रॉपरली, बायोलॉजी, और थोड़ा बहुत इसको फिजिक्स में मानते हैं लोग, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऑफ आई माने तो बायोलॉजी से लिंक, और बहुत जनरल क्वेश्चन पूछता है। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो बायोलॉजी का थोड़ा सा ज्यादा है। ये टेक्नोलॉजी से आया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 टेक्नोलॉजी से है, क्वेश्चन नंबर 7 टेक्नोलॉजी से आया है, और क्वेश्चन नंबर 5 टेक्नोलॉजी से आया है, क्वेश्चन नंबर 4 टेक्नोलॉजी से आया है, क्वेश्चन नंबर 3 टेक्नोलॉजी से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो ये मान के चलो टेक्नोलॉजी और आपका बायोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंस में अगर जिसकी वीक हो तो उसको दो चीजें तो नहीं छोड़ के जानी, कौन कौन? बायो और टेक, टेक्नोलॉजी और बायो और टेक, दोनों पे अब आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, अब सर आप पूछो बायोलॉजी क्या के लिए पूछ रहे हो बायोटेक में आगे। कौन से नोट्स प्रेफर करनी चाहिए बायोलॉजी के लिए? एनसीईआरटी NCERT। बायोलॉजी के लिए यार, एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी करो फॉर ये करो, या आरबीएससी की किताब आती है। ठीक है सर, और ठीक उसके है, अंदर इनको स्प्रिंग करते हुए बोर्ड की चलो, अगर जैसे नोट्स है एनसीईआरटी और तो वो, आरबीएससी। सर स्प्रिंग बोर्ड का भी कर सकते हैं क्या? मैंने तो फॉलो किए नहीं थे मेरे, हाँ कर सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड का कर सकते हो। साइंस तो हर जगह सेम रहती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात तो रटने की, आपको रटा हुआ कितना है, कैसे आपने उसको लिखा है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ठीक ये है। ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में देखो, एक चीज आप आंसर राइटिंग में देखोगे, मैंने मैप्स बनाया है, ये मैप बनाया है, मैप बना, मैंने हर जगह मैप मैप चिपका दी, ये वर्ड मैप बना दिया। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया मैप बना दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन मैंने मैप बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, मेरा पर्पस ही ये था कि उसको लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन उसका है, क्या, अपने ज्योग्राफी का आंसर है। ठीक है, ये है। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, सपोज करो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन राजस्थान वाला क्वेश्चन है,
तो इसमें मैंने फैक्ट्स, आप देखोगे बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हैं। कितनी किलोवाट एनर्जी है, कितने क्लियर डेज हैं, 10 गीगावाट, 127 गीगावाट, है ना। बायोमास, तीनों चीजों को इनकॉर्पोरेट कर दिया, 142 गीगावाट। तो जितने ज्यादा आप फैक्ट्स लिखोगे ना, उतने ज्यादा आपके आंसर। जैसे ये मैंने डायग्राम से शोकेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे SDG 7 डाल दिया, 500 गीगावाट। तो आप देख रहे हो कि मैंने नंबर ऑफ फैक्ट्स कितने ज्यादा लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्ट्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे विंड एनर्जी पॉलिसी, सोलर एनर्जी पॉलिसी, है ना, स्कीम्स के बारे में लिख दिया मैंने। तो ये सारी चीजें आपका एक चीज दिखाती है कि जितने ज्यादा आप फैक्ट्स आप लिखोगे, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो RPSC क्या है, थोड़ी सी फैक्ट हंग्री इंस्टीट्यूट है। तो इसमें चीजें को आपको वो करके चलना है ना। तो एक लर्निंग तो यह है कि जितने ज्यादा आप फैक्ट्स लिखोगे, उतना बेहतर रहेगा आंसर राइटिंग, ये सब। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें वाला जैसे ये वाला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। उसमें को नंबर इन्होंने तो 3 नंबर ही दिए हैं, मतलब ज्यादा नंबर दिए नहीं। सो दे आर नॉट हैप्पी मेरे आंसर में। तो मैंने क्या लिखा था, जियो पॉलिटिक्स क्या क्या हो सकता है वैसे आंसर, अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स देखें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो क्या क्या इश्यूज हो सकता है। आतंकवाद की समस्या। और बताना चाहेगा। सब सर साउथ बाउंड्री चाइना डिस्प्यूट, सी हो गया, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, और बाउंड्री डिस्प्यूट, चाइना सुपरमेसी हो गया, इंडिया चाइना, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो गया, है ना। और इंडिया चाइना कहाँ से आ गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आएगा। एनी अदर प्रॉब्लम आपको लग रही है साउथ ईस्ट जियो पॉलिटिक्स में। करंट सर ये अफेयर्स में कोई म्यान न्यूज चल रही है क्या इसकी, साउथ ईस्ट ईस्ट ये म्यांमार वाला इश्यू नहीं आ सकता क्या इसमें जियो पॉलिटिक्स पे? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में जो हाँ, तो वो म्यांमार में क्या मिलिट्री चल रहा रूल है, जो चल रहा है। ठीक है। सर जियो मिलिट्री पॉलिटिक्स में रूल, ओनली बाउंड्री ओके। डिस्प्यूट डालने या फिर ह्यूमन क्राइसिस भी डाल सकते हैं, जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया? हाँ, वो सब डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं जियो पॉलिटिक्स। और क्या हो सकता है। सर ताइवान, मैंने क्या क्या लिखा था ये देखते हैं एक बार। ताइवान चाइना। साउथ ईस्ट एशिया, हाँ, ताइवान चाइना, ठीक है। बट देयर आर जियोपॉलिटिकल, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हो गया, 9 डैश लाइन मैंने बता दी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम मिल गया। गोल्डन ट्रायंगल वाला इशू मैंने बताया था, ड्रग ट्रायंगल, ये अनदर, लाओस कंबोडिया थाईलैंड वाला, टेरर फाइनेंसिंग। क्लाइमेट चेंज वाला एक क्वेश्चन था, क्योंकि वो हुआ था ना कि जो इंडोनेशिया, बोर्नियो और वो सब हो रहे थे, है ना। पोटेंशियल यूज ऑफ एशियन कंट्रीज टू सराउंड इंडिया विद वॉर टाइम चाइना। जो ड्रग्स की जो और तस्करी होती है। पैसिफिक ओशंस में, ईस्टर्न पैसिफिक, वो मैंने लिख दिया, गोल्डन ट्रायंगल आ गया ना। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दो अपने है ना ओके जियोपॉलिटिकल्स ओके। के जो बगल अगल में हैं इश्यूज, है ना। और रेजिंग इशू इन पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक कमांड USA का, ठीक है। रेलेवेंस फॉर इंडिया करके मैंने ऐड कर दिया, नीड टू लुक फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, IMT हाई
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, हाँ। तो मैं कहाँ था लास्ट में? इसमें और क्या लिखा जा सकता है जियोपॉलिटिक्स में? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी भी नहीं हो रही? मुझे नहीं हो रही सर। अभी नहीं हो रही? एक सेकंड, एक सेकंड। अब हो गया सर। अभी भी नहीं हो रही? हाँ, हो गया। तो ये देखो, ये तो मेरी थी, इसकी कॉपी, ज्योग्राफी की कॉपी थी। इसमें मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैप ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वर्ड मैप भी बनाया, आप देखोगे जहाँ भी मुझे मौका मिला, है ना। ये मैंने मैप्स, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस और ज्योग्राफी के आंसर में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काफी अच्छा पेपर हुआ है, बट ठीक है, मार्किंग थोड़ी सी डिफिकल्ट, टफ करी है इन्होंने पेपर 2 की इस बार, है ना। नंबर कम दिए हैं। और एक ये कि टू द पॉइंट आंसर राइटिंग में दे आर सही में वो नंबर दे रहे हैं। मैं जैसे मीजोजोइक एरा इनसे पूछा गया, तो जो पूछा इन्होंने 2 नंबर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं दे रहे। तो उनका ये है कि जो उनको टिपिकल स्टैंडर्ड्स मिले हुए होंगे ना, वो उसी के हिसाब से ये नंबर दे रहे हैं। आप समझ रहे हो कि उनके पास जो लिखा हो गया है ना, अगर आपने उधर उधर लिस्ट के आंसर राइटिंग करी है तो दे आर नॉट गिविंग यू मार्क्स। तो जियो पॉलिटिक्स में हो सकता है उनके पास और बेहतर आंसर अवेलेबल होगा, दैट्स व्हाई उन्होंने नंबर नहीं दिए। ठीक है। तो अपन थोड़ा सा एक बार लर्निंग्स को समराइज कर लेते हैं, अपन को क्या समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर देन कि हम ये करें कि अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, पहली लर्निंग क्या है आपको जो दिखी आंसर में? आरपीएससी के माइंड को अगर हम रीड करना है, आरपीएससी रिक्वायरमेंट आंसर राइटिंग में लिखें, तो सबसे पहली चीज आपको क्या लगी जो सीखने को मिली अपन को? क्या करी जा सकती है? सर टू कीवर्ड्स। द पॉइंट आंसर लिखे जाए। हम्म? टू द पॉइंट आंसर देखो लिखे जाए। देखो रोल ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। ठीक है ना। और सब्जेक्ट ओरिएंटेड कीवर्ड्स आप लिखें, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, टू द पॉइंट आंसर राइटिंग करें। यानी कि कंटेक्स्ट के हिसाब से। और चीज और इम्पोर्टेंट थिंकर्स और अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। हम्म? मैक्सिमम फैक्ट्स। हाँ, क्या बता रहे थे आप? इम्पोर्टेंट थिंकर्स और अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कांट में किया था, एथिक्स में कांट का किया था। हाँ, थिंकर्स को कोट करो, थिंकर्स को कोट करो। ठीक है। अप्रोचेस को कोट करो। ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको रटे होने चाहिए अपन को, जैसे मैं और हाँ। अच्छा लिख सकता था अगर मुझे एग्जाम्पल रटे होते तो। ठीक है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल्स अच्छे से रटे होते तो उनको थोड़ा सा और जस्टिस कर पाता एग्जाम में आंसर राइटिंग। ठीक है। तीसरा आपके है कि जो, है ना, जो सिलेबस के कीवर्ड्स है ना, हम्म। उनसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो रट के जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, पीएसएलवी, जीएसएलवी, 4G 5G। आप साइंस में देखोगे ना, तो साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपके? टेक प्लस बायोलॉजी। ठीक है। हाँ। और बेसिक ज्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। ठीक है। होता क्या है, डिफरेंस हाँ। वाले क्वेश्चन में हमें, अगर हमारी बहुत बेसिक तैयारी होती है ना, तो हमें केवल 1-2 पॉइंट ही तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कॉपी में वैसे दिखाता हूँ आपको, आपके आंसर में। फॉर एग्जाम्पल ये साइंस वाले क्वेश्चन है, सपोज करो 4G 5G में डिफरेंस पूछूं, क्या आंसर होगा 4G 5G में?
4G और 5G, सपोज करो दिस। अब मेरे को पूरा रटा पड़ा था ये थोड़ा सा, आप देखोगे 5G अल्ट्रा लो लेटेंसी, पीक डेटा ट्रैफिक, अवेलेबल स्पेक्ट्रम, कनेक्टिंग डेंसिटी और पीक डेटा स्पीड। ये ऐसा तो नहीं है मैंने वहां बना के लिखा होगा, मैं रट के गया था, है ना? आप देख रहे हैं? हाँ। ठीक है। सो आप वहां पे 4G 5G नेटवर्क में एक जनरल आंसर अगर ये लिख के आए कि बेटर स्पीड, एफिशिएंट नेटवर्क, इससे बेहतर है कि यू ट्राई टू यूज कीवर्ड्स, साइंटिफिक कीवर्ड्स वाले आप रट के जाएं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये टेलीकम्युनिकेशन में ये तो पेट क्वेश्चन बनेगा। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में अगर आपको लग रहा है तो वो जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी का क्वेश्चन है ना? आपको ये नहीं लिखना कि payload capacity is high, majority used for small satellite, nano satellite, remote sensing, used for geostationary, stages solid, liquid, solid, है ना? 3 स्टेजेस में क्या होती है, क्रायोजेनिक होता है, एग्जाम्पल दे दिए पीएसएलवी और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ये रटे हुए होने चाहिए 2 नंबर के हिसाब से भी, और 5 नंबर में लिखता तो मैं और ज्यादा लिखता पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में। ठीक है, मैं एक बार अगर वो है तो ये मेरे रटे हुए होने चाहिए, मैं तैयार रहूं कि मेरे लिए 5 नंबर का भी तैयार रहे और 2 नंबर का भी एटलीस्ट ये तैयार रहे, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में आपको नंबर फैच करना बहुत आसान रहेगा। आप तो बहुत जो बेसिक आपको लग रहा है ना कि साइंस के टॉपिक्स में से कि यार इसमें से तो ये क्वेश्चन बनेगा, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और आपका साउंड वेव्स है, इसमें से डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ सकता है, पर वो रटा हो, ऐसा हो कि आप वहां पे सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे आप लिख के आ जाओ। यस सर। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा ना हो कि हमको केवल 1 पॉइंट पता हो या 1.5 पॉइंट पता हो और हम उस चीज को वो करें। तो साइंस में आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जा रहे हैं तो एग्जाम्पल्स वगैरह आपको यहाँ पे रटे होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हम्म। तो साइंस में आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस है वो रटे हुए होने चाहिए और अच्छे कीवर्ड्स के साथ विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या मस्ट है? डायग्राम, मैप, मैप्स, डायग्राम्स और लेबल्ड होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम्स लेबल्ड होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर मैं साउथ चाइना सी वाले डिस्प्यूट में डायग्राम बना देता ना, 1 आध नंबर मेरे को वो देता एक्स्ट्रा। आप देखो मैंने इसमें डायग्राम नहीं बनाया, हाँ। मेरे से गलती हो गई। मेरे एग्जाम में अगर वो बना के आता तो शायद वो मुझे 1 आध नंबर वो देता। ये छोटी छोटी गलतियां होती है, हमको याद नहीं रहती कि यार हाँ ये लिखा जा सकता था, जस्ट बिकॉज मेरे को दिमाग में वो चला गया जियो पॉलिटिक्स पूछा है तो मैं क्यों लिखूं। पर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना सकता था, वो मुझे 0.5 या 1 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैच करता आराम से। उसमें को 3 नंबर दिए तो 4 नंबर तो मैं ले ही सकता था इसमें मैक्सिमम। ठीक है, तो डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, आप जैसे ऐसे फ्लो चार्ट बना दो, ग्राफ्स बना के आ जाओ, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ठीक है इसका, मतलब वो नंबर दे देगा थोड़े से। आपको चीजें सारी आती हैं, कई बार प्रेजेंटेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है, तरीका जो एग्जामिनर को सही लगता है तो वो नंबर दे सकता है आप। ठीक है, यस सर। ज्योग्राफी में मैप्स और डायग्राम्स, लेबल डायग्राम्स बहुत जरूरी आपके हो जाते हैं। तीसरी चीज आपकी ये है कि प्रेजेंटेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? 7, 2 मार्कर और 5 मार्कर में तो आप स्टार्ट कर दो जो डिमांड है, सीधा सीधा डिमांड से स्टार्ट कर दो। और 10 मार्कर में आपको क्या करना है, प्रॉपर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन को फॉलो करो। ठीक है, ठीक है, तो ये तो अपन को उसमें देखने को मिल रही है अपनी और कॉपीज भी डिस्कस करूं क्या मैं अभी?
सर नहीं एक सर, प्रेजेंटेशन का डाउट था सर। सर एक कॉपी और हाँ डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ बताओ। सर जैसे आपकी कॉपी है, आपने एक लाइन के अंदर 2 लाइन लिख रखी है, सर ऐसे ही काजल मैडम है, उन्होंने भी मतलब काफी हम्म काफी कॉम्पैक्ट लिख रखा है। हम्म। तो सर ये वाली चीज ठीक है, फिर मतलब एकदम सजा सजा के वो जो एकदम सिमेट्री टाइप की चीज सेट करना ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा ठीक है? यार मेरी कॉपीज में ऐसा मैंने बहुत रेयर किया होगा कि मैंने बहुत जगह, बताओ कहाँ करा है ऐसा। मतलब मेरी कॉपी आप एक ऊपर से एक सिरे से देखो, वो एक दो क्वेश्चंस में हो जाता है जब आपके पास आंसर ज्यादा हो। तो अब जैसे इसमें था, तो इसमें मेरे पास था कंटेंट, तो मैंने लिख दी। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा मैंने हर क्वेश्चन में ऐसा किया है। मैं आपको और कॉपीज भी दिखा दूंगा, मैंने खुला खुला ही लिखा है अगर मेरे को मिल रहा है ना। तो एक जनरलाइज नहीं कह सकते आपको कि वो सब लोग ऐसे ही लिख रहे हैं तो उसी पे नंबर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ सर, वही पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा था मैं कि कौन सी चीज ठीक है मतलब। अरे नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, वो चीज जस्टिफाई मतलब बहुत रेयर होगी। मतलब 5-10% क्वेश्चन में करो, इतना आपके पास होगा भी नहीं कि सब पे आपको लिख रहा है कि जस्ट बिकॉज आप कंटेंट की वजह से रह रहे थे आपने लिखा। मतलब 3 घंटे का जब एग्जाम चलता है ना, तब अलग दिमाग में कैलकुलेशन चलती है ना। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी भर ही दोगे। अब मैं आपको दूसरी कॉपी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 डिस्कस करते हैं, है ना। पेपर 1 डिस्कस करते हैं, फर्स्ट है ना, फर्स्ट। डिस्कस पेपर 1 करते हैं। और इसमें यार देखो, मेरी पूरी कॉपी इसमें तुम देखोगे, मैंने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करके लिखा नहीं है यार। मतलब नॉर्मली ही है, जहाँ जरूरत कभी पड़ी तो मैंने ऐसा कर दिया होगा। बाकी ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, पहले इकोनॉमी से अपन चालू करते हैं। मैं इकोनॉमी तो भर भर के लिखा था, नंबर इतने दिए नहीं उसने एग्जामिनर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो। व्हाट आर द की मेजर्स पर्टेनिंग टू इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान इन इंडिया। भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है। अब क्या क्या इसमें लिखा गया था, मैंने सब कुछ शायद इसमें कोशिश कर दी थी। तो एडवर्सिटी ऑफ कोविड इनटू अपॉर्चुनिटी, तो पैकेजेस में डिमांड, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। पीएलआई स्कीम्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्विक एक्सेस टू कैपिटल, relief from RBI, moratorium on loan liquidity, infusion of NBC for infrastructure financing, government contribute 55% of employer to EPF account, working capital arrangement, ease of doing FDI norms। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने लिख दिया था पीएम गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान वाज लॉन्च टू अरेंज 6 लाख करोड़। गति शक्ति, नेशनल मोनेटाइजेशन, ये सेल्फ रिलायंस विल मेक इंडिया, ये मैंने कंक्लूजन ऐड 2 नंबर दिए इसमें मेरे को। मुझे याद नहीं इसमें क्या और लिखा जा सकता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है, कि कई बार आप फैक्ट्स भी लिख के आ तो आपको नंबर नहीं भी मिल रहे, ऐसा भी हो रहा है। बट वो डिपेंड, वो क्या करता है कि एक मैंने सिमेट्री देखी है, आरपीएससी क्या करता है, हर बार पेपर पिक करता है कि किसमें टफ मार्किंग करेगा, किसमें इजी मार्क करेगा। हर बार का सेट है। पिछली बार 2018 में बहुत लिबरल चेकिंग हुई थी पेपर 4 की। इनफैक्ट सारे अधिकतर अधिकतर पेपर्स की लिबरल चेकिंग, इस बार उन्होंने थोड़ी सी टफ कर दी इसी आंसर्स। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है आपको आंसर राइटिंग में, अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हो तो आप सारी चीजों को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके लिख सकते हो। पर यहाँ पे मेरे से एक गलती रही, बता सकता है कोई क्या गलती रही? हम्म, कोई बता सकता है? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ, क्या गलती रही मेरे से, कोई बता सकता है इसमें? सर हेलो। पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखे, ऐसे भर के लिखे हैं।
नहीं वो पॉइंट फॉर्मेट में तो यार लिखे हैं मैंने, नंबर दे रखे हैं, देखो 2 नंबर 4 नंबर, दिक्कत क्या रह गई इसमें? चीजें हाईलाइट नहीं करी यार इसमें। अब आप एज एन एग्जामिनर को देखो तो उसको चीजें हाईलाइट करके मेरे को लिखनी चाहिए थी। इस तरीके से अप्रोच सही रहती है मेरे हिसाब से। जैसे एक आपने यहाँ लिखाई, फिर इसके आगे पॉइंट लिख दिए, फिर ऐसी सब हेडिंग आपने लिखाई, फिर आपने पॉइंट्स लिख दिए, फिर ऐसी सब हेडिंग लिखाई, फिर आपने ऐसे पॉइंट्स लिख दिए, फिर ऐसी सब हेडिंग लिखाई, ऐसे पॉइंट्स लिख दिए। इसमें आपको नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, मार्क्स, rather than this approach. क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, जैसे चारण लिटरेचर वाला क्वेश्चन आया था, मुझे उसका एबीसीडी भी नहीं पता था। 10 मार्कर को कभी छोड़ के मत आओ, कुछ ना कुछ लिखे आओ। मेरे को उसने 2.5 नंबर दे दिया, पर मैंने क्या लिखा है मेरे को भी नहीं पता था उसमें, मुझे आता ही नहीं था क्या होता है। मैं बहुत जनरल आंसर लिखा, दिस इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स प्रोज स्टाइल ऑफ वर्ड्स, flow in the language. Charan literature has been able to preserve the cultural heritage over the period of time. बहुत ही जनरल लाइन है। They are of great source of historical records, facts, and events. Further, they tell us about the administrative and political milieu of that time, which is of great use of historian literature at a place. Uh, is an image of culture. It helps to reconstruct the cultural history. It shows academic excellence of Charan community. Need of the hour is to recognize the importance and to provide state-sponsored research to find out new dynamics and development. अब देख रहे हो, बहुत ही जनरल आंसर लिखा है मैंने, मेरे को कुछ नहीं पता। चारण सिग्निफिकेंस पूछी थी तो सिग्निफिकेंस किसी भी लिटरेचर की आप लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें जरूरी नहीं था कि चारण लिटरेचर को इनकॉर्पोरेट करके आंसर लिखना था कि चारण लिटरेचर के। अब बेहतर आंसर तो इसमें बेस्ट आंसर तो ये होता है कि चारण लिटरेचर के एग्जांपल्स में ही चीजें लिखी जाती, प्रूव होती है, 1 2 3 या 4, किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा। चूंकि मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने इसको छोड़ना सही नहीं समझा। और दूसरी चीज आपने देखी होगी, जो चीज मुझे नहीं आ रही मैंने इसको पॉइंट्स में नहीं लिखा, प्रॉपर इसको ऐसे जैसे सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करते हैं ना, वैसे यहाँ ग्राफ पैराग्राफ छोड़ दिया, फिर यहाँ पे लाइन छोड़ दी, ये पैराग्राफ छोड़ दिया, यहाँ पे ये लाइन छोड़ी, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। चूंकि मेरे पास कंटेंट कम था तो मैंने इसको किस तरह दिखे, मैंने कैसे लिख दिया इसको प्रॉपर, जैसे अपन कॉलेजेस में लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखते, जैसे लिखते थे ना प्रॉपर पैराग्राफ वाली स्टाइल में मैंने इसको अप्रोच किया। सो अगर आपको नहीं आती चीजें तो आप पैराग्राफ राइटिंग में लिख सकते हो, और जनरल आंसर्स में भी आपको नंबर्स मिल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर अपन थोड़ा बहुत भी आंसर लिखें तो अपन को नंबर मिल जाते हैं, और 2-3 नंबर रियली में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अभी अपन को लगता है यहाँ पे कि 2 नंबर तो क्या नंबर है 10 में से, बट जब रैंक बनती है, सर्विस एलोकेशन होता है, आपकी एंट्री होगी, तो 2-2.5 नंबर की आपको अहमियत समझ में आएगी। तो कभी भी 10 मार्क का क्वेश्चन आपको कैसा भी बिल्कुल भी नहीं आता हो, तब भी आप लिख के आओ। बहुत साइंस के क्वेश्चंस वगैरह को छोड़ के आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट मार सकते हो। पॉलिटी का आंसर तो 2 नंबर मतलब 10 मार्कर को आपको छोड़ना ही नहीं है। क्लियर है? अब सिमिलरली आप ये देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला है, और ये क्वेश्चन ही बहुत टिपिकल सा था। Discuss and brief the growth of ideology of theosophists in the theosophical society in India. अब ये क्वेश्चन का आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कोई बता सकता है? आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, आप कोई भी लेंथ की एनसीईआरटी, इससे मैक्सिमम कोई पढ़ के आता नहीं है। उस एग्जाम टाइम में आप सुबह सुबह बैठे और आपने देखा 12वां क्वेश्चन यह है कि थियोसॉफिन, आपने ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, बस आपको कुछ नहीं पता एबीसीडी थियोसॉफिकल की। कैसे करोगे आप? क्या अप्रोच होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में? सर एनी बेसेंट को लेके। एनी बेसेंट को लिया, ठीक है, उसके बारे में क्या लिखेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन में? इतना कंटेंट शायद ही थियोसॉफिकल का है ही नहीं अपना।
आप देखोगे तो आपको गोल मोल करके ही चीजें वहां पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने भी एनी बेसेंट से लिखा, she also played an prominent role in home rule. The society center is Hadiyar. It was started in around 1880. The major premise of the society is spiritual development and avoiding toxification of materialism and westernization. It revived the element of spiritualism to suit the dynamics of modern life. It played an important role during social religious reform movement. It created awareness and development the ideas of balanced approach in life. The center got zenith during the leadership of Annie Besant. She linked the thoughts of spiritualism with the idea of freedom. Her approach created massive awareness for political unification of the country. The Theosophical Societies propagate the idea of rational thinking with a content life as its good. The center has different branches across India, where it's still functioning Chinese. It is a major center of excursion for attaining spiritualism. Theosophical Society is an example of how Indian tradition are relevant in this modern society. इसने नंबर दे दिए मेरे को इसमें 4 5 5.5 नंबर दिए, 6 नंबर दे दिए इसने, 6 नहीं 5 नंबर दे दिए। मुझे इसमें पता नहीं था, पर मैंने क्या बहुत जनरल आंसर लिखा है, बहुत मेरे को नहीं लग रहा मैंने कोई बहुत नॉर्मल आंसर, बहुत जनरल आंसर लिखा है। बट इसका मतलब ये है कि अगर आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के चीजें पता है कि जैसे पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मैंने देखो यहाँ पे यूज किया है, स्पिरिचुअलिज्म है ना, और रेशनल थिंकिंग, ये बेसिकली आइडियल्स एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो आप हर कहीं चिपका सकते हो। अगर ये स्वामी विवेकानंद वाला भी आंसर होता मैं ये ऐसा कुछ लिख के आता वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप केवल ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बहुत स्पेसिफिक तैयारी करी हो तभी आप उस चीज को अटेम्प्ट करके आ सको। अगर आपको मोटा मोटा ब्रीफ ओवरव्यू आता है और आप थोड़ा सा आंसर को क्या करते हैं, उसको एक ढांचा बना सकते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकते हैं, तो नंबर आपको एग्जामिनर दे सकता है। फिर थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको इनकॉर्पोरेट करना है। ये बेसिकली ये स्पेक्ट्रम में बस इतना ही दे रखा है फैक्ट्स, कि अडियार में है, होम रूल है, एनी बसेंट है, उनका इस्तेमाल करके कैसे आपको लिंक करके आंसर लिखना है, दैट इज द आर्ट ऑफ द आंसर राइटिंग। क्लियर है? ये आपको एज सच कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ब्रीफ में ग्रोथ आपने कहीं से पढ़ी हो या किसी कोचिंग ने शायद पढ़ाई हो, मेरे को नहीं लगता किसी ने पढ़ाई होगी, कोई भी कोचिंग थियोसॉफिस्ट की अलग से कोई ग्रोथ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ा रहा हो, ऐसा नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत मतलब अपन थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस दिखा के आंसर राइटिंग करेंगे एग्जामिनर को तो नंबर दे देता है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता। इससे इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा होगा चारण लिटरेचर में मुझे कुछ नहीं आता, मैंने ऐसा लिखा है कि मुझे आता है, ऐसे नहीं है कि मेरे को नहीं आता। एग्जामिनर के सामने मैं अपना मतलब केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मैंने लाइन छोड़ दी, गैप छोड़ दिया तो उसको लगेगा अरे इसको कुछ नहीं आता, ना इंट्रो लिख रहा है ना कंक्लूजन लिख रहा है। मेरे को पता था 10 नंबर क्वेश्चन है तो मैं छोड़ तो सकता नहीं, मेरे को लिख के तो आना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। 10 मार्कर को आप अटेम्प्ट हमेशा करके आओ अच्छे से, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे छोटे सब्जेक्ट्स की अपन बात कर लेते हैं, छोटे सब्जेक्ट में मार्किंग बहुत टफ सी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देखो, परफॉर्मेंस बजटिंग इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दिख रहा है ये क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला? यस सर, दिख रहा है। निष्पादन बजटिंग सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो बेनिफिट करके इसको बताया है, इफेक्टिव कंट्रोल ये वाला अलग से, केस स्टडी भी बताई है, नरेगा स्कीम, हाउ मच रुपीज स्पेंड इन फाइनेंशियल ईयर, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, हाउ मच असेट क्रिएटेड, ये परफॉर्मेंस बजटिंग है। एग्जाम्पल से क्लियर है। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट, मैंने एक एग्जाम्पल से बताया। एफिशिएंसी, इकोनॉमी, मैंने सारे कीवर्ड यूज कर लिए, बट ही गेव मी ओनली 1 मार्क्स। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? उसके पास जो आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा मैंने, that's why he gave me only 1 mark.
मैंने इसमें जो चीज यूज हो सकती थी सब यूज कर लिया मैंने, केस स्टडी भी यूज कर ली, आई यूज द बेनिफिट आल्सो फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैंने इंट्रो भी लिखा है प्रॉपर, बट उसने मुझे केवल 1 मार्क्स दिया है इसमें। सो एक चीज ये हो सकती है कि उसके पास जो आंसर स्क्रिप्ट आई होंगी या मॉडल आंसर हो गई या फिर जो भी एक होगी अप्रोच, उससे मैच नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई मेरा यहाँ पे प्रॉपरली ठीक नहीं मार्किंग नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो छोटे सब्जेक्ट्स है उसमें मार्किंग थोड़ी सी बहुत ज्यादा टफ होती है, ऐसा नहीं है बहुत इजीली आपको मार्क्स परोस के दिए जाएंगे उसमें, है ना। ये वाला क्वेश्चन है जैसे ड्यूअल एस्पेक्ट पूछा है, एक्सप्लेन द ड्यूअल aspect in the context of double entry system of accounting with suitable example। अब मैंने सारी चीज लिख दी इसमें। ड्यूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंश्योर दैट a transaction is recorded in two account, that is every transaction affects the two account, it is beneficial over single entry system, example salary account affecting cash account and salary account, it is a massive more authentic and prevent error and frauds in recording of transaction। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, examples of types of accounts and how they affect the accounting। Double entry system it ensure authentic recording of transaction which helps in better auditing of books and records। conclusion में मैंने ये भी ऐड कर दिया, but it gave me only 1 mark। मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट यही होता है शायद शायद वो कर दिया। एग्जांपल मैंने यहाँ पे सैलरी अकाउंट का दे दिया, सो मुझे लगा कि मैंने ठीक लिखा है, बट ही गेव मी ओनली 1 मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी बहुत टफ मार्किंग हो रही है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का नहीं है, 5 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है। तो छोटे सब्जेक्ट्स में ज्यादा डीप में पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ, आप कोई ऐसी कॉपीज जरूर देखना जहाँ पे ये नंबर दिए हो, तो ये थोड़ा समझ में आएगा अपन को कि भाई जिसको ज्यादा नंबर मिले हो किसी कैंडिडेट को, तो उससे अपन सीख सकते हैं, ठीक है, कि किस कारण से उसको नंबर ज्यादा मिले हैं। तो वो हो सकता है मे बी बेटर आंसर होगा कि यार ये चीज लिखनी चाहिए। तो थोड़ा अकाउंटिंग की कोई आपको अच्छी कॉपी मिले ना, तो उसमें इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर देखना। आपके पास और भी कॉपीज होंगी, है ना, एक्सेस करना, उनमें जरूर देखने की कोशिश करना कि वो क्या लिखा जाना चाहिए था जिससे हमारी आंसर बेटर होता, तो अपन को थोड़ा साइकिक पता चलेगी। बिकॉज आई थिंक मैंने जो कंसेप्ट पूछा है उसके हिसाब से चीजें लिखी हैं, बट मुझे मार्क्स अलॉट नहीं किए इसमें, ठीक है। तो मे बी यार सबके साथ ही ऐसा किया है उन्होंने, दैट्स व्हाई टफ मार्किंग हुई है ना। तो ये मान के चलें कि आप, हमको लगता है ना कि नंबर ऐसे बहुत फ्रीली बांट रहे हैं, तो आरपीएससी बड़ी स्ट्रिक्ट है एज फार एज मार्क्स देने में। कई जगह लिबरल भी होती है, अगर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन में भी तो बहुत ज्यादा टफ रहती है, और पूरे अगर अदर क्वेश्चंस में हम देखें, स्पेशली छोटे सब्जेक्ट्स में। तो अब ये वाला देखो, व्हाई जीरो बेस्ड बजटिंग वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने ये सारी चीजें लिखी, टू अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, टू आइडेंटिफाई इनएक्टिव एरियाज ऑफ द बजट, टू एंश्योर मोर इफेक्टिव कंट्रोल, टू कंट्रोल द रेवेन्यू डेफिसिट एंड, है ना। ये मैंने 5 पॉइंट लिखे, 2 नंबर क्वेश्चन था, ये वाला मेरे को 0.5 मार्क्स। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। क्यों लिखी गई सारी चीजें मैंने ये एज इट इज शायद ने इग्नू के नोट से उठाई थी, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, तो मुझे मार्क्स इसमें मिले नहीं। तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्किंग बहुत टफ हुई है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन हैविंग आईएएस अथॉरिटी, कैग। अब इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता, और जो उसके पास आंसर होगा वो सेम होगा, कैग। तो उसने मेरे को पूरे अवार्ड कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि जहां से मैंने पढ़ा, जहां से मैंने तैयारी करी है ना, वो नोट्स मतलब आरपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, या तो एक कंक्लूजन ये है, कहीं और से मुझे ये नोट्स पढ़ने चाहिए थे। अब वो सोर्स आइडेंटिफाई करना, ये देखना पड़ेगा अपन को कि और कॉपीज जहाँ पे ये नंबर अच्छे से किए हैं, तो आप भी एक बार देखना कि कहीं नंबर ज्यादा अलोकेट किसी को किए हों, तो वो बेहतर आपको मिल सकता है उसमें। आप में से किसी ने दिया है, मतलब पहले दिया है आरएस का एग्जाम? हम्म, नो। आप में, अच्छा आप में से नहीं दिया, ठीक है। अब जैसे ये वाला था, मेंशन 4 टाइप्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर विद रेफरेंस टू रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। मैंने सारे लिखे हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। These centers are created as responsibility center with an objective to achieve management by objective and management by exemption above our responsibility centers। में मुझे पूरे मार्क्स दे दिए, क्योंकि इसमें तो कुछ इधर उधर हो ही नहीं सकता था, समझ रहे हो। जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसका कोई
अदर अल्टरनेटिव आंसर नहीं बन सकता, वहां पे स्कोप ही नहीं है, वहां पे नंबर दिए जा रहे हैं अगर आप एज इट इज लिख के आ रहे हो। तो और इनमें बहुत ही पिक्युलर वैसी चेकिंग हो रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स वैसे दिए जा रहे हैं। जैसे ये मैस्लो की थ्योरी मुझे दी थी, इसमें मैस्लो की थ्योरी नीड हियरार्की वाली, तो उसमें मुझे 4.5 नंबर दिए हैं इन्होंने, क्योंकि मैंने प्रॉपर डायग्राम भी बना दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, प्रीमाइस लिखी है मैंने, यूज लिखी है, क्रिटिसिज्म लिखा है, प्रीमाइस इसका, इसके रिलेवेंस और इसका क्रिटिसिज्म लिखा है, ठीक है। और ERG थ्योरी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे लिंक करके, तो मेरे को 4.5 नंबर दे दिए। ठीक है, Yes. तो ये चीजें, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 5 मेजर प्रॉब्लम्स और ट्राइबल कम्युनिटीज, मैंने प्रॉब्लम्स लिखी हैं अलग से और सॉल्यूशंस भी यहाँ पे लिख दिए, तो उन्होंने नंबर दे दिए, 4.5 नंबर इधर भी टिका दिए। जहाँ नंबर दे रहे हैं वहाँ मिले भी हैं। डोमिनेंट कास्ट वाला एम एन श्रीनिवास वाला आप देखोगे, concept given by M.N. Shivanai, it is a reference group of संस्कृताइजेशन। डोमिनेंट कास्ट हैज फॉलोइंग फीचर्स, मैंने लिखे हैं, इसके फीचर्स लिखे हैं, लोकल कास्ट हिरार्की, और एग्जाम्पल भी दिखे हैं मैंने, रियोल रजनी कोठारी का एग्जाम्पल इसमें यूज किया है, रजनी कोठारी, यहाँ नंबर दे दिए मेरे को इसने। ठीक है, इकोनॉमी की थोड़ी सी टफ मार्किंग हुई है इस बार, इकोनॉमी के क्वेश्चंस पे टफ मार्किंग हुई है, इसलिए पेपर 1 की हमेशा से यही है। तो बेसिक्स देखो यही है, जो अपन कहते आ रहे हैं वो चीजें दिख भी रही हैं कि टू द पॉइंट आंसर राइटिंग करो तो नंबर मिल रहे हैं। अदरवाइज अगर उनको लग रहा है इफ एंड एल्स वाली अप्रोच है तो वो नंबर इतने ज्यादा अपन को नहीं मिल रहे, सीधी सी बात ही है। और टू द पॉइंट चीजें तभी आएंगी जब हम वही एक्सट्रीम रट्टाफिकेशन करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा बिल्कुल ही आपको नहीं आता हो। 2 नंबर के क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो, पर 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन तो मत ही छोड़ के आना। ठीक है, और कोई डाउट इसमें किसी को? No. ठीक है, सो ये थोड़ा अपने मैं कॉपीज देखी, आप थोड़ा सा दोबारा देखना जो अपन ने डिस्कस किया है, तो अपन को चीजें और देखने को मिलेगी, कैसे क्या अप्रोच करनी है आंसर राइटिंग में, है ना। तो अपन सेशन एंड करते हैं, ठीक है। तो 2 कॉपीज अपन बाद में और डिस्कस कर लेंगे, एक पेपर 3rd है और एक पेपर 4th है। पेपर 4th भी डिस्कस करेंगे और पेपर 3rd भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। Yes, sir. ओके ओके सर, थैंक यू। Thank ओके, you. थैंक यू।